राजू आश्चर्य से अपने आप से बोला, अरे वाह! ये नदियापुर राज्य तो बड़ा ही सुंदर है, हैं? चारों ओर नदियों से घिरा हुआ हरा भरा राज्य। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। मैं कहाँ कुएं के मेढक की तरह था जो अब तक अपने गांव को ही पूरा संसार समझ रहा था। वाह 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 वाह। इतना बोलकर राजू नदियापुर राज्य के बाजार में आवाज लगाकर चूड़ियां बेचने लगा। रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, चूड़ियां चूड़ियां, नीली पीली हरी नीली नारंगी रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, नीली पीली हरी नीली रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। कुछ ही देर में राजू की आधी चूड़ियां बिक गईं। राजू फिर से अपने आप से बोला, गांव में तो इतनी चूड़ियां महीनों में नहीं बिक पाती थी। अरे यहाँ तो कुछ देर में ही आधी चूड़ियां बिक गईं। अब बाकी बची हुई चूड़ियां भी बिक जाएं तो फिर तो मजा ही आ जाए। तभी नदियापुर राज्य का एक व्यक्ति राजू से बोला, लगता है इस राज्य में नए हो भैया। हाँ सही कहा भैया, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। अरे अगर तुम्हें चूड़ियां बेचना है तो नदियापुर राज्य की नदी की ओर चले जाओ, वहाँ तुम्हारी सारी चूड़ियां बिक जाएंगी। ये कैसी बात कर रहे हो भैया, भला नदी के किनारे चूड़ियां कैसे बिकेंगी हैं? वो व्यक्ति हंसते हुए राजू की ओर देखकर बोला, अरे शायद तुम्हें नहीं मालूम, महाराज की इकलौती पुत्री राजकुमारी कुसुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे घूमने के लिए आई हुई है। तुम्हारी सुंदर सुंदर चूड़ियां राजकुमारी कुसुम और उसकी सखियों को बहुत पसंद आएगी। अरे जाके दिखाओ तो सही। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजू तुरंत नदियापुर राज्य की नदी की ओर चला गया। जहाँ पर राजकुमारी कुसुम अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। राजू के पास इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियां देखकर राजकुमारी राजू की ओर देखकर बोली, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं। मेरा नाम राजू है राजकुमारी जी। अगर आप इन चूड़ियों को पहनोगे तो आप बहुत अधिक सुंदर लगोगे। ठीक है, जिस रंग की चूड़ी मुझे मेरी कलाई पर अच्छी लगेगी, मैं वही चूड़ी तुमसे खरीद लूंगी, वो भी तुम्हारी मुंह मांगी कीमत पर। इतना बोलकर राजकुमारी ने कलाई आगे की ओर कर दी और बोली, अपने हाथों से मुझे चूड़ियां पहनाओ राजू चूड़ी वाले। राजू राजकुमारी को चूड़ियां पहनाने लगा। कुछ ही देर में राजू ने एक एक करके राजकुमारी को सारी चूड़ियां पहनाकर देख ली, मगर राजकुमारी को कोई भी चूड़ी पसंद नहीं आई। तुम्हारी चूड़ियां अच्छी हैं राजू चूड़ी वाले, लेकिन जो चूड़ी मुझे चाहिए वो चूड़ी तुम्हारे पास नहीं है, और ना ही वो चूड़ी तुम्हारे पास हो सकती है। तभी राजकुमारी की एक सहेली राजू को सोने के 5 सिक्के देते हुए बोली, राजू चूड़ी वाले, ये सारी चूड़ियां मुझे दे दो। राजकुमारी को जो चूड़ी पसंद है वो तुम नहीं ला सकते। राजू ने 5 सोने के सिक्के खुशी खुशी अपनी जेब में रख लिए और वो चूड़ी की गठरी राजकुमारी की सहेली को देता हुआ राजकुमारी से बोला, ऐसी कौन सी अनोखी चूड़ी है जो आपको पसंद है राजकुमारी? आप मुझे बताइए, वो चूड़ी मैं आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो राजू चूड़ी वाले। जब मैं छोटी थी तब मैं अपनी माँ के साथ इस नदी के किनारे बैठी हुई थी। तब तुम्हारी ही तरह दिखने वाला एक चूड़ी वाला मेरी माँ को चूड़ियाँ बेचने के लिए आया था। मेरी माँ ने वही चूड़ी उस चूड़ी वाले को लाने के लिए कहा था, और उस चूड़ी वाले ने वचन दिया था कि वो चूड़ी मेरी माँ को जरूर पहनाएगा, मगर वो आज तक वापस नहीं आया और मेरी माँ उसका इंतजार करते करते चल बसी। अब देखिए, हो सकता है कि उस चूड़ी वाले की कोई मजबूरी रही हो जो वो वापस नहीं आ सका हो।
लेकिन आप मुझे तो बताइए कि आखिर वो अनोखी चूड़ी किस प्रकार की है और वो कहाँ मिलेगी। मैं वो चूड़ी आपको जरूर भेंट करूंगा। ये एक खास किस्म की चूड़ी है जो दिन के प्रकाश में भी सोने के पानी की तरह चमकती है। कहते हैं कि उस चूड़ी के बारे में नदियापुर राज्य के घने जंगल का एक साधु ही जानता है, जो एक गुफा के अंदर तपस्या में लीन है। ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ राजकुमारी जी, अब जब भी मैं नदियापुर राज्य लौटूंगा वो चूड़ी हासिल करके ही लौटूंगा। अगर तुम वो चूड़ी हासिल करने में कामयाब हो गए राजू चूड़ी वाले, तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों को भी चूड़ी बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपना सारा जीवन ऐशो आराम से व्यतीत करेंगे। राजकुमारी की बात सुनकर राजू मुस्कुराता हुआ नदियापुर के घने जंगल की ओर चल दिया। वो जंगल के काफी अंदर चला गया। राजू के पैर बुरी तरह से थक चुके थे। तभी जंगल में भयंकर वर्षा होने लगी। वर्षा को देखकर राजू अपने आप से बोला, अरे मैं तो जंगल में काफी अंदर तक निकल आया हूँ, लेकिन कोई गुफा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ऊपर से बारिश भी होने लगी। अरे मुझे बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। राजू बारिश से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी राजू की नजर झाड़ियों के बीच छुपी हुई एक गुफा पर पड़ी। राजू उस झाड़ियों के बीच छुपी हुई उस गुफा को बहुत गौर से देखता हुआ अपने आप से बोला, कहीं ये वही गुफा तो नहीं है जिसके बारे में राजकुमारी मुझे बता रही थी। हाँ, मुझे जाकर देखना चाहिए। अगर ये वो गुफा नहीं भी निकली तो कम से कम बारिश से बचने के लिए ठिकाना तो हो ही जाएगा। चलो भाई जल्दी चलो। इतना बोलकर राजू ने अपने कदम उस गुफा की ओर बढ़ा दिए। कुछ ही देर में राजू गुफा के अंदर खड़ा हुआ था। गुफा के अंदर अंधेरा था। राजू ने देखा कि अंधेरे में एक साधु आंखें बंद किए हुए बैठे हुए थे। उनके सामने कुछ लकड़ियां जल रही थीं। अचानक साधु आंख खोलकर राजू की ओर देखकर बोले, कौन हो तुम और इस गुफा के अंदर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये जंगल रहस्यों से भरा पड़ा है? मेरा नाम राजू है साधु महाराज, और मैं चूड़ी बेचने का व्यापार करता हूँ। मैं एक ऐसी अनोखी चूड़ी की तलाश में आया हूँ जो दिन के उजाले में भी सोने के पानी की तरह चमकती है। राजू की बात सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में राजू को गौर से देखते हुए बोले, हाँ, तो ये बताओ, क्या तुम जानते हो उस अनोखी चूड़ी के अंदर कुछ रहस्यमयी शक्तियां भी हैं और उसे हासिल करना इतना आसान काम नहीं है? नहीं साधु महाराज, मैं नहीं जानता कि उस अनोखी चूड़ी में कौन सी रहस्यमयी शक्तियां हैं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैंने तो बस राजकुमारी कुसुम को वो चूड़ी भेंट करने का वचन दिया है। मैं बस उस वचन को पूरा करना चाहता हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ। हाँ, तो फिर ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर पर एक झरना बहता है। आधी रात के समय जब चंद्रमा की रोशनी से ये जंगल नहाने लगे, तब तुम उस झरने के पानी के अंदर प्रवेश कर जाना और अपनी आंखें बंद करके एक हाथ बहते हुए पानी की ओर कर लेना। अगर तुम्हारे मन में कोई कपट और लालच नहीं होगा तो वो चूड़ी स्वयं तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। मगर याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच या किसी के लिए क्रोध या द्वेष हुआ तो वो झरने का पानी तुम्हें उसी समय पानी के अंदर डुबो देगा। ठीक है साधु महाराज। इतना बोलकर राजू भयंकर वर्षा के बीच ही उस झरने की तलाश में निकल गया। राजू को उस झरने को तलाश करते करते काफी समय बीत चुका था। आधी रात का वक्त हो चुका था और वर्षा भी बंद हो चुकी थी। तभी अचानक
राजू की नजर सामने एक झरने पर पड़ी।